लास्ट लेक्चर में हमने मृदुतक के रूपांतरण शुरू किए थे। तो सबसे पहला जो रूपांतरण है वायुतक, वो हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम बाकी के जो रूपांतरण हैं मृदुतक के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो रूपांतरण है मृदुतक का, उसका नाम है हरित उत्तक। अब हरित उत्तक कहां पर देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है मृदुविद पौधों के अंदर। अब अगर अपने मृदुविद पौधों की बात करें तो इन पौधों में जो पर्ण है वो हरासित होती है या फिर अनुपस्थित होती है। अब ऐसा क्यों होता है? जो मृदुविद पौधे हैं वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जल की कमी होती है। अब अगर इनमें जो पर्ण है वो पूरी की पूरी उपस्थित हो तो क्या होगा? जो पर्ण पर रंध्र होते हैं, रंध्रों से ज्यादातर जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है 90% तक। तो इसका मतलब ये है कि इन पौधों के अंदर जो जल है वो सारे का सारा उड़ जाएगा और ये पौधे मुरझा जाएंगे और ये मृत भी हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर क्या किया जाता है? ये पौधे जो पर्ण है उसको हरासित कर लेते हैं या फिर पर्ण को अनुपस्थित कर लेते हैं, जिससे जो रंध्र हैं वो अनुपस्थित हो जाते हैं। अब रंध्र अनुपस्थित हैं तो जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो भी जीरो हो जाता है, यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जब नहीं होगा तो इसका मतलब ये पौधे जो हैं वो कम जल में भी या कम जल उपलब्ध हो इनको तब भी ये जीवित रह सकते हैं। तो ये इनमें एक खास बात होती है कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए या रोकने के लिए इनमें जो पर्ण है वो हरासित होती है या अनुपस्थित होती है। अब पर्ण का सिर्फ वाष्पोत्सर्जन एक काम नहीं है। वाष्पोत्सर्जन के अलावा जो पर्ण है वो प्रकाश संश्लेषण का काम भी करती है। अब पर्ण तो हरासित है या अनुपस्थित है तो फिर प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण का काम फिर मृदुविद पौधों में करता है तना। अब तना कैसे करेगा? जो तना है वो हरे रंग का हो जाता है। अब हरा तना क्यों होता है? क्योंकि जो तना है उसके वलकुट भाग के अंदर हरित लवक विकसित हो जाते हैं। तो वलकुट भाग में हरित लवक विकसित हो गए, इस वजह से जो तना है वो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। और इस तरह के उत्तक को हरित उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो हरित उत्तक ही प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा तने के अंदर। तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? हरित उत्तक के द्वारा, यानी तने के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला जो रूपांतरण है वो है पर्ण मध्योत्तक। अब पर्ण मध्योत्तक जो उत्तक है ये किसमें पाया जाता है? तो ये हमें देखने को मिलता है पर्ण में। तो पर्ण के अंदर जो उत्तक होता है जिसमें हरित लवक विकसित हो जाते हैं उसको पर्ण मध्योत्तक के नाम से जानते हैं। अब ये जो पर्ण मध्योत्तक है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है खंभ उत्तक और दूसरा होता है स्पंजी उत्तक। अब इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला अंतर इनमें आता है कि जो खंभ उत्तक है उसमें कोशिकाएं सघनता से व्यवस्थित होती हैं, यानी इनके बीच में कोई भी जो गैप है यानी कोई भी अंतराकोशिकीय अवकाश इनमें नहीं होता। कोशिकाएं एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से सटी हुई रहती हैं। जबकि अगर अपने स्पंजी उत्तक की बात करें तो इसमें कोशिकाएं जो हैं वो विरलता से व्यवस्थित होती हैं। इसका मतलब इनमें बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश जो हैं वो बन जाते हैं, तो इसको विरलता से व्यवस्थित कोशिकाएं कहते हैं। तो ये स्पंजी उत्तक के अंदर व्यवस्था होती है। उसके बाद अगला जो अंतर आता है वो आता है कि जो खंभ उत्तक है उसकी कोशिकाओं में प्रति कोशिका जो हरित लवकों की संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। इसी वजह से जो खंभ उत्तक है वो पर्ण की सतह को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। उसके बाद अगर स्पंजी उत्तक की बात करें तो इनमें प्रति कोशिका जो है हरित लवकों की संख्या जो है वो कम रहती है। इसीलिए जो स्पंजी उत्तक है वो सतह को या पर्ण की सतह को हल्का हरा रंग प्रदान करता है। अब अगर अपने उदाहरण की बात करें तो जो पैलिसेड उत्तक है ये हमें, या खंभ उत्तक है, ये हमें द्विबीजपत्री पर्ण में देखने को मिलता है, तो उसमें ये उपस्थित होता है। इसके अलावा जो अनावर्त बीजी पौधे हैं उनमें भी आपको पर्ण के अंदर ये जो खंभ उत्तक है ये देखने को मिल जाएगा। जबकि स्पंजी उत्तक की बात करें तो ये दोनों के दोनों, यानी द्विबीजपत्री पर्ण और एक बीजपत्री पर्ण, दोनों प्रकार की पर्ण में ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। सबसे पहले खंभ उत्तक की बात करें अगर अपने, तो इसमें देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर, खंभ उत्तक में जो कोशिकाएं हैं वो एक परत के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि इनके बीच में कोई भी अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं है और इनमें जो हरित लवक हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये पर्ण की सतह को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। दूसरी तरफ अगर अपने स्पंजी उत्तक की बात करें तो स्पंजी उत्तक में आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश हैं
जो कोशिकाएं हैं वो विरलता से व्यवस्थित हैं और प्रति कोशिका के अंदर प्रत्येक कोशिका में आप देख सकते हो जो हरित लवक है उनकी संख्या कम होती है। तो ये इसलिए ये पर्ण की सतह को हल्का हरा रंग प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो द्विबीजपत्री पर्ण है और एक बीजपत्री पर्ण है, उनमें जो खंभ उत्तक है और स्पंजी उत्तक है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विबीजपत्री पर्ण की। तो द्विबीजपत्री पर्ण में दो सतहें होती हैं पर्ण की, ऊपरी सतह और निचली सतह। ऊपरी सतह की तरफ खंभ उत्तक व्यवस्थित होता है। अब देखो जो ऊपरी सतह है उसको जो प्रकाश है सूर्य का वो ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो इसलिए कोशिकाएं इस प्रकार से एक परत में व्यवस्थित हो जाती हैं कि कोई भी जगह खाली ना रहे, यानी कोई भी अंतराकोशिकीय अवकाश ना रहे, ताकि जो कोशिकाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर सकें। तो अब ज्यादा सूर्य का प्रकाश ग्रहण करना है तो इसलिए ये कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने अंदर हरित लवकों की संख्या को बढ़ा लेती हैं। इसलिए इनमें इन कोशिकाओं के अंदर ज्यादा संख्या में हरित लवक पाए जाते हैं। इसीलिए अब देखो, अब ऊपरी सतह जो है इसीलिए गहरी हरी रंग की होती है। अब जो ऊपरी सतह है इसको दो और नामों से जाना जाता है। इसको अधर सतह के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको एडेक्सियल सरफेस के नाम से या एडेक्सियल सतह के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने निचली सतह की बात करें तो जो स्पंजी उत्तक है वो निचली सतह की ओर होता है। अब जो निचली सतह है उसको सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, इसलिए जो कोशिकाएं हैं वो अपने बीच में बड़े बड़े गैप छोड़ देती हैं, बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश छोड़ देती हैं और विरलता से व्यवस्थित होती हैं। अब इनको सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है तो इसलिए ये कोशिकाएं जो हैं उन कम संख्या में हरित लवक जो है वो विकसित करती हैं। तो इसलिए स्पंजी उत्तक निचली सतह की ओर होता है, इसलिए निचली सतह हल्की हरी रंग की होती है। अब निचली सतह जो है इसको पृष्ठ सतह के नाम से भी जानते हैं या एबैक्सियल सतह के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो द्विबीजपत्री जो पर्ण है इसमें दो अलग अलग सतहें बन गई, एक तो पृष्ठ सतह और दूसरी अधर सतह। जो अधर सतह है वो गहरी हरे रंग की है जबकि पृष्ठ सतह हल्के हरे रंग की है। इसीलिए जो द्विबीजपत्री पर्ण है उसको पृष्ठाधरी पर्ण के नाम से जाना जाता है। पृष्ठाधरी मतलब एक पृष्ठ सतह है दूसरी अधर सतह है, और हम दोनों सतहों में अंतर कर सकते हैं और यानी देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये पर्ण की पृष्ठ सतह है और ये अधर सतह है, क्योंकि दोनों सतहों का जो रंग है उनमें अंतर होता है। एक सतह गहरे हरे रंग की होती है, दूसरी सतह हल्के हरे रंग की होती है। उसके बाद बात करते हैं एक बीजपत्री पर्ण की। तो एक बीजपत्री पर्ण में भी ऊपरी सतह और निचली सतह दो सतहें होती हैं पर्ण की, और इनके बीच में पूरे का पूरा स्पंजी उत्तक व्यवस्थित होता है। अब स्पंजी उत्तक क्या करता है, इसमें जो हरित लवक हैं वो कम संख्या में होते हैं तो ये हल्का हरा रंग प्रदान करता है। तो इसलिए ऊपरी सतह भी हल्के हरे रंग की होती है और निचली सतह भी हल्के हरे रंग की होती है। तो दोनों सतहें समान होती हैं, इसीलिए एक बीजपत्री जो पर्ण है इसको समद्विपार्श्विक पर्ण के नाम से भी जानते हैं। सम का मतलब होता है समान, द्विपार्श्विक मतलब जो दोनों सतहें हैं पर्ण की, ऊपरी सतह और निचली सतह, तो इसको समद्विपार्श्विक पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला जो रूपांतरण आता है वो है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा जो है ये हमें मज्जा में देखने को मिलता है। जो मज्जा है तने के अंदर भी हो सकती है, ज्यादातर ये तने में ही होती है। उसके बाद इसमें प्रोजेनकाइमा की बात करें तो प्रोजेनकाइमा के अंदर जो कोशिका भित्तियां होती हैं कोशिकाओं की, उन पर सेलुलोज का जमाव हो जाता है। आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उनको वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार प्रदर्शित किया गया है, और हर एक कोशिका की जो कोशिका भित्ति है उसको काफी मोटा प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि इन पर सेलुलोज जो है वो उसका जमाव अतिरिक्त रूप से होता है। तो ये है मज्जा यानी प्रोजेनकाइमा।